जय हिंद दोस्तों। इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था क्लास 11th एनसीईआरटी हम लोग कर रहे थे, जो कि मेंस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रीलिम्स में भी यहाँ से फैक्ट पूछे जाते हैं। यूपीएससी या आप किसी भी स्टेट पीसीएस से परीक्षा दे रहे हों, आपके लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी माध्यम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट करिए। कई चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, पीवाईक्यू से लेकर के बहुत कुछ। चलिए, आज हमें चैप्टर पढ़ना है संघवाद। आपने बहुत चर्चाओं में नाम सुना होगा। वर्तमान के राजनीतिक परिदृश्य में ये शब्द और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने अभी हाल-फिलहाल में एक वीडियो बनाया था, उसमें भी आपने देखा था कि कहीं न कहीं संघवाद की चर्चा हुई थी। संघवाद हमेशा से भारत में महत्वपूर्ण रहा है, तब ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है जब केंद्र में कोई ऐसी सरकार हो जिसके कई राज्यों में सरकार हो और केंद्र में भी शक्तिशाली यानी कि बढ़िया बहुमत से अगर सरकार है तो संघवाद चर्चा में रहता है। मेंस में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है और कई बार आ भी चुका है। तो संघवाद क्या है, परिचय पढ़ेंगे और फिर एक एक चीज को बहुत अच्छे से देखेंगे। इस अध्याय में अगर आपके पास बुक है ओपन करके रख लें, अन्यथा ऐसे ही देखते रहें। इस अध्याय में भारत के राजनीतिक मानचित्रों 1947 से 2017 को देखेंगे। पुरानी किताब है इसलिए उनमें आपको काफी परिवर्तन दिखाई देगा। हालांकि अभी भी कुछ बदला नहीं है, 2017 वाला ही है। जो भी चेंजेस होंगे तो मैं बैठा हूं ना। राज्यों की सीमाएं, नाम बदल गए हैं, जैसे कि पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। दमन, दीव, दादर नागर हवेली अलग अलग हुआ करते थे, अब एक में हो गए हैं। राज्यों की संख्या में भी अंतर आ गया है। आजादी के समय अपने देश में अधिकांश प्रांत ऐसे थे जिन्हें अंग्रेजों ने महज प्रशासनिक सुविधा के लिए गठित किया था। फिर कुछ देसी रियासतों को स्वतंत्र भारत में विलय हो गया। इन देसी रियासतों को प्रांतों में जोड़ दिया गया। 1947 के मानचित्र में हम देखेंगे, तब से लेकर आज तक राज्यों की सीमाएं कई बार बदल चुकी हैं। आपने 2000 में देखा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड बना। फिर 2014 में तेलंगाना बनता है। फिर जम्मू कश्मीर, लद्दाख अलग अलग होता है और फिर दादर नागर हवेली, दमन दीव एक में मिल जाते हैं। ऐसे 1947 से अब तक कई बार परिवर्तन हो चुके हैं। कई बार नाम भी बदल गए हैं, जैसे आप उड़ीसा का नाम ओडिशा सुनेंगे, पुंडुचेरी पांडुचेरी का नाम पुडुचेरी सुनेंगे, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड सुनेंगे। मैसूर का नाम मैसूर का नाम कर्नाटक, मद्रास का नाम तमिलनाडु, ये भी नाम परिवर्तित हुए हैं। यूपी पहले यूनाइटेड प्रोविंशन हुआ करता था, संयुक्त प्रांत, अब उत्तर प्रदेश हो गया है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको निम्नलिखित बातों की जानकारी होगी। पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट, संघवाद क्या है। दूसरा, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था संबंधी प्रावधान क्या है। संघीय व्यवस्था किसे कहते हैं। फिर केंद्र और राज्यों के बीच संबंध देखेंगे। फिर विशेष किस्म की बुनावट और ऐतिहासिक विशेषता वाले कुछ राज्यों के लिए निर्धारित विशिष्ट प्रावधान, जहां से क्वेश्चन प्री में भी आ चुका है, ये भी देखेंगे। 1947 का अगर हम भारत देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बड़ा सा हैदराबाद आपको दिख रहा है, मध्य प्रांत दिख रहा है, संयुक्त प्रांत दिख रहा है, इधर राजपूताना दिख रहा है, गुजरात दिख रहा है, बम्बई दिख रहा है। गुजरात आप कहोगे कुछ अलग जगह पर नहीं दिख रहा। हाँ, इधर आपको जूनागढ़ दिखेगा, मद्रास, मैसूर, त्रावणकोर। आपने त्रावणकोर सुना होगा। त्रावणकोर, मैसूर भी आपने देख लिया, उड़ीसा, बिहार, चंडीगढ़। ये पाकिस्तान आपको दिख रहा होगा, पूर्वी पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि उस समय इधर हुआ करता था पूर्वी पाकिस्तान और ये था पश्चिमी पाकिस्तान। अपना पंजाब, अपना जम्मू और कश्मीर, असम और इधर छोटे-छोटे राज्य पुडुचेरी, कराईकल, माहे, यानम, ये चारों मिलकर पुडुचेरी बनते हैं। तब फ्रांस का हिस्सा हुआ करता था पौंडीचेरी और पुर्तगाल का हिस्सा हुआ करता था गोवा, दादर और नगर हवेली। आज का अगर हम परिदृश्य देखें तो हम
सेम ऐसा देखते हैं, बस यहाँ पर देखिए आपको लद्दाख भी अलग से दिख जाएगा। तो वर्तमान में ये आपका हमारा प्यारा-सा भारत है और उस समय वह हुआ करता था जो हम लोगों ने देखा। वहाँ से यहाँ तक की यात्रा हुई और हम अपना संविधान भी बनाकर 1947 में एक लोकतांत्रिक देश बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़े और फिर लोकतांत्रिक देश बने, अपना संविधान लागू किया और हमारे यहाँ लोकतंत्र से गणतंत्र की स्थापना हुई। संघवाद क्या है? पहला तो यही क्वेश्चन आता है मेंस में। जब भी संघवाद पे क्वेश्चन आएगा, आपको सबसे पहले संघवाद की डेफिनिशन लिखनी होगी। सोवियत संघ, जिसे आप रूस कहते हो वर्तमान में, सोवियत संघ विश्व की एक महाशक्ति था और 1989 में वह अनेक स्वतंत्र देशों में बँट गया, जिसका ही आज निष्कर्ष देखें या रिजल्ट देखें तो यूक्रेन है, जिस पर रूस हमला कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन रूस से ही अलग होकर बना था और यूक्रेन कहीं न कहीं यह सोच रहा था कि हम नाटो, यूरोपियन यूनियन की तरफ शिफ्ट हो जाएँ, तो रूस को अच्छा नहीं लगा कि तुम हमारे से निकले थे और तुम चाहते हो कि हमारी बाउंड्री तक वह लोग बैठ जाएँ आकर, ऐसा नहीं होने देंगे। बाकी अन्य भी कारण होते हैं। इनमें से कुछ ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल बना लिया। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण वहाँ शक्तियों का जमाव, अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ थीं। यही आपको समझना है। एक ही जगह पे ज़्यादा पावर्स हो जाती हैं, तो कहीं न कहीं तानाशाही भी हावी होती है। इसीलिए हमारे संविधान में संघवाद की बात कही गई है। कुछ चीज़ें सेंटर गवर्नमेंट के पास होंगी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास होंगी और बाद को स्थानीय शासन भी लाया गया। सिर्फ इतना नहीं, हमारे यहाँ कुछ चीज़ें जुडिशरी के पास हैं, कुछ लेजिस्लेचर के पास है, कुछ एग्जीक्यूटिव के पास, यानी कि कार्यपालिका के पास, विधायिका के पास और न्यायपालिका के पास भी अलग-अलग शक्तियाँ हैं और हम ये तीनों ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। उसको पढ़ के आइए फर्स्ट चैप्टर से, तभी मज़ा आएगा। इसके बाद हम फाउंडेशन कोर्स शुरू कर चुके हैं, 6-7 वीडियो उसमें हो चुके हैं। उसको कंटिन्यू करेंगे, तो इसको देखो फिर फाउंडेशन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान जैसे भिन्न भाषा और संस्कृति वाले क्षेत्रों पर रूस के आधिपत्य ने भी विघटन को बढ़ावा दिया। कुछ आप नक्शा सामने होगा आपके, आप जानते हैं उज़्बेकिस्तान अरल सागर से लगा हुआ, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, कज़ाकिस्तान के बीचों-बीच में उज़्बेकिस्तान आपको दिखा होगा। कुछ अन्य राज्य जैसे चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और पाकिस्तान को भी अपने देश का विभाजन देखना पड़ा। पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश के साथ विभाजित हो गया। कनाडा में भी अंग्रेजी भाषी और फ्रेंच भाषी क्षेत्रों के आधार पर विभाजन की संभावना बढ़ गई थी, टूटा नहीं। भारत के लिए यह महान उपलब्धि नहीं कि 1947 के दुखद विभाजन स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पिछले 7 दशकों से वह अपना अखंड तथा स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए है। कुछ विदेशी ताकतें हमेशा कोशिश करती हैं कि भारत को तोड़ा जाए, चाहे वह जाति के स्तर पर हो, चाहे वह भाषा के स्तर पर हो, चाहे वह धर्म के स्तर पर हो, चाहे वह समुदाय के स्तर पर हो, चाहे नक्सलवाद के स्तर पर हो, चाहे वह उत्तर-दक्षिण के विवाद के स्तर पर हो, चाहे वह कहा जाए लोकतंत्र खतरे में है, चाहे कहा जाए प्रधानमंत्री तानाशाह होता जा रहा है, चाहे आतंकवादियों को भेजा जा रहा हो किसी देश के द्वारा। इन सब कारणों को आप देखेंगे तो कहीं न कहीं आप रिलेट करोगे कि ये जो भारत 1947 के बाद अपनी ध्वजा फहराए हुए है पूरे विश्व में और सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में इसका नाम आता है, कि कई लोगों को नहीं चुभता, चाहे वह हमारे पड़ोसी हों या फिर हमारे देश को अपना मित्र बताने वाले कुछ बड़े देश। कहीं न कहीं उन सबको ये तो दिक्कत होती है कि ये कैसे बड़ा हो रहा। आप अपने आस-पास जैसा देखते हैं कि कोई बड़ा हो रहा हो तो लोगों को लगता है, कि मुझसे कैसे आगे निकल जाएगा, इसको हम अपने से आगे तो नहीं निकलने देंगे। चाहे राजनीति हो, समाज हो, हर जगह ऐसी चीज़ें आपको मिलती हैं और वही हमारे देश में भी कहीं न कहीं प्रयास होते रहते हैं, सफल नहीं हो पाते क्योंकि हमारे देश की जनता, हमारे देश की लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं। वह भाँप जाते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो?
आखिर इस उपलब्धि का आधार क्या है? क्या हम कह सकते हैं कि इसका काफ़ी श्रेय भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था को जाता है? सही बात है। हमारे यहाँ केंद्र सरकार के पास पूरी शक्ति नहीं है। अगर लोकतंत्र खतरे में होगा तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय तुरंत एक्टिव होगा और लोकतंत्र को बचाने का पूरा प्रयत्न करेगा और बचा करके लाएगा। हमारे यहाँ कई ऐसे मुद्दे हैं जहाँ राज्य सरकार अपना कानून बनाती हैं, राज्य सरकार अपना नियम बनाती हैं। हमारे यहाँ विधायिका चीज़ें पास करती है, तब कार्यपालिका उसको आगे बढ़ाती है। विधायिका में काफ़ी बड़े-बड़े जो मुद्दे होते हैं, वह 2/3 पर्सन्स के द्वारा और कुल के 50% से ज़्यादा व्यक्तियों के मत से पास होते हैं। अगर हमें देखा जाए कि सरकार को 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तो उसे कहीं न कहीं कुछ विपक्षी सांसदों को भी पक्ष में करना अनिवार्य होगा। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ संविधान अगर बदलना भी चाहे सरकार तो नहीं बदल सकती। क्यों? क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी शायद उसके पास नहीं होगी। ऊपर जिन देशों का उल्लेख किया गया है, वे सभी संघीय राज्य थे, लेकिन वह टूट गए। पर वे एकजुट ना रह सके। इससे लगता है कि संघीय संविधान अपनाने के साथ-साथ संघीय व्यवस्था की प्रकृति और व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ शब्द मत रखो, सिर्फ संविधान में या देश में अपने आप को, विदेशों में अपने आप को महान साबित करने के लिए ये मत कहो कि संघवाद हमारे यहाँ है, बल्कि उसे अपनाओ, उसे व्यवहार में लाओ, उसे प्रकृति को व्यवस्थित करो। तब तो आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था के तहत संघीय व्यवस्था भी है। वेस्ट इंडीज में संविधान देख लेते हैं, सॉरी संघवाद देख लेते हैं। आपने वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या वेस्ट इंडीज नाम का कोई देश भी है? कई लोगों को आज भी लगता होगा कि वेस्ट इंडीज कोई देश है। जब आपको पता चलेगा कि वेस्ट इंडीज एक देश नहीं, कई देशों को मिलाकर वेस्ट इंडीज कहा जाता है। भारत की ही तरह वेस्ट इंडीज भी अंग्रेजों का उपनिवेश था। 1958 में वेस्ट इंडीज संघ फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज का जन्म हुआ। इसकी केंद्रीय सरकार कमजोर थी। प्रत्येक संघीय इकाई की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। इस वजह से अन्य संघीय इकाइयों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण 1962 में इस भंग कर दिया गया इस संघ को भंग कर दिया गया। बाद में 1973 की चिगुआरामस संधि के द्वारा इन स्वतंत्र प्रायद्वीपों ने एक साझी संसद, सर्वोच्च न्यायालय, मुद्रा, कैरिबियन समुदाय नामक साझा बाजार जैसी संयुक्त संस्थाओं का निर्माण किया। कुछ हमारे भाई लोग कह रहे होंगे, सर हम यहाँ का क्यों पढ़ें? लेकिन वहीं जब आपके एयर वन यानी कि ऑल इंडिया रैंक वन कहती हैं कि हमने अपनी किताबी एग्जाम्पल्स को नहीं लिया, बल्कि हमने उन एग्जाम्पल्स को उठाया जो अन्य लोगों से भिन्न थे, तो शायद मुझे ज़्यादा नंबर मिले, चाहे वह एथिक्स हो या अन्य कॉपी। आपको देखना है कि आपको कॉपीज में एग्जाम्पल कोट करने हैं। उन एग्जाम्पल्स को इकट्ठा करना है, चाहे वह एनसीईआरटी से इकट्ठा करो, चाहे वह स्टैंडर्ड बुक्स से इकट्ठा करो, चाहे एडिटोरियल से इकट्ठा करो या कहीं से भी इकट्ठा करो, लेकिन आपको एग्जाम्पल्स भी चाहिए। कहीं भी कोई भी एग्जाम्पल यूज़ हो सकता है। आपके हाथ में है कि आप कहाँ किस एग्जाम्पल को कोट कर रहे हैं। कैरिबियन समुदाय की एक साझी कार्यपालिका भी है। सदस्य देशों की सरकारों के प्रधान उस कार्यपालिका के सदस्य हैं। वहाँ की इकाइयाँ ना तो एक देश के रूप में रह सकीं और ना ही वे अलग-अलग रह सकीं। क्यों? एक तो बहुत छोटे-छोटे देश हैं, अगर आप अलग-अलग रहोगे तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश नहीं था। कई देश मिल कर के एक संयुक्त राज्य अमेरिका बनाते हैं। क्यों? क्योंकि एक साथ रहोगे तो मजबूत रहोगे। हमारा देश एक साथ है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। बहुत लोग प्रयास करते हैं, चाहे वह दक्षिण से हो, चाहे उत्तर से हो, नॉर्थ, ईस्ट, पूर्व, मतलब वेस्ट, साउथ, सब जगह से प्रयास होते हैं कि इस देश को तोड़ा जाए, लेकिन हमारे यहाँ समझदार लोग रहते हैं। चाहे हमारे अंदर के लोग हों, चाहे बाहर के लोग हों, कोई हमारे देश को तोड़ नहीं सकता। भारतीय भूभाग एक महाद्वीप की तरह विशाल और अनेक विविधताओं से भरा है। इन विविधताओं का फायदा उठाकर लोग चाहते हैं टूट जाए।
यहाँ 20 प्रमुख और सैकड़ों अन्य छोटी भाषाएँ हैं। यहाँ अनेक धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते हैं। देश के विभिन्न भागों में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं। इन विविधताओं के बावजूद हम एक साझी जमीन पर रहते हैं। हमारा एक साझा इतिहास है। खासकर उन दिनों का जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हर धर्म के, हर जाति के, हर वर्ग के, हर जगह के लोगों ने अपना खून पसीना बहाकर इस देश को आजाद कराया। खासकर उन दिनों का जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे बीच दूसरी कई समानताएं हैं। इसी कारण हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भारत को विविधता में एकता के रूप में परिभाषित किया। कभी कभार इसे विविधताओं के साथ एकता की संज्ञा भी दी जाती है, और सच में हम कितना भी मतभेद कर लें, हम देश की बात आती है तो एक अवश्य हो जाते हैं, और यह हमारी खूबसूरती है, हमारे देश की खूबसूरती है। संघवाद में कोई ऐसे निश्चित और कठोर सिद्धांत नहीं होते जो प्रत्येक ऐतिहासिक परिस्थिति में समान रूप से लागू हों। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हाँ, ये बता दिया गया ये करना पड़ेगा, ये कठोर सिद्धांत नहीं है, सिंपल सी बातें हैं कुछ। शासन के सिद्धांत के रूप में संघवाद विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न स्वरूप ग्रहण करता है। परिस्थितियों के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं। ये नहीं है कि ये बता दिया गया कि ये करना है तो यही होगा, ऐसा नहीं है। तो जो मैंने एग्जाम्पल बताया, संघीय राज्य की शुरुआत अमेरिका से हुई, लेकिन वह जर्मनी और भारतीय संघवाद से भिन्न है। क्यों? फिर भी संघवाद की कुछ मूल अवधारणाएं, विचार अवश्य हैं। अमेरिका क्यों अलग है? क्योंकि अमेरिका की अगर मैं बात करूं, पहले भारत की बात करता हूं तो आप ज्यादा अच्छे से समझोगे। अगर हम भारत की बात करें तो पहले हमारे पास भारत था, फिर उसके राज्यों को अलग-अलग किया गया। हम कई बार बता चुके हैं आपको, जब फाउंडेशन कोर्स पढ़ा रहे थे, तब भी आपको बताया था हमने, संघ एवं उनके स्थान वाला जो चैप्टर था उसमें। तो पहले देश था, फिर राज्य टूटते गए। जैसे उत्तर प्रदेश से टूटकर उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, तेलंगाना जो टूटा हुआ आंध्र प्रदेश है। तो हमारा देश पहले था, राज्य बाद को हमने बनाए। लेकिन अमेरिका में राज्य पहले थे। अमेरिका के राज्यों की जरा चीजें देखना, वहां सीधी लाइन आपको मिल जाएंगी। जैसे अगर मैं बनाने का प्रयास करूं तो आपको ऐसे मिल जाएंगे राज्य, ऐसे सीधी लाइन। अपने यहाँ सीधी नहीं मिलेंगी। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में देखोगे तो ऊपर मध्य प्रदेश जा रहा, नीचे उत्तर प्रदेश जा रहा, मतलब कोई ऐसी लाइन नहीं मिलेगी जैसी आपको अमेरिका में मिल रही है। ये छोटे-छोटे राज्य थे, ऐसा मान लो, ठीक है? तो इन्होंने कहा कि हम छोटे-छोटे राज्य रहेंगे, तो हम पर कोई भी आकर धीरे-धीरे आक्रमण करता रहेगा। क्यों ना हम एक हो जाएँ। जो भी विदेश नीति है हमारी, वह हम एक साथ मिलकर करें, तो हमारा जो एकता है वो ज़्यादा पावरफुल होगी, और हम ज़्यादा अच्छे से लोगों से नेगोशिएट कर पाएँगे, ज़्यादा अच्छे से बाहर अपनी ताकत लगा पाएँगे। तो हमारे और वहाँ के संघवाद में अंतर क्या है? वहाँ राज्यों से केंद्र बना, हमारे यहाँ पूरा भारत था, उसको राज्यों में कन्वर्ट किया। वहाँ राज्य कोई जब चाहे तब अलग हो सकता है, क्योंकि उन्होंने मिलकर के साथ आने की बात कही। जैसे यूरोपीय यूनियन साथ में था, ब्रिटेन को लगा मैं साथ में ठीक नहीं हूँ, वह अलग हो गया। ऐसे ही अमेरिका के जितने राज्य हैं, उनमें से कोई चाहे तो अलग हो सकता है, क्योंकि एग्रीमेंट टाइप हुआ है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कोई राज्य अगर कल कह दे कि भाई साहब मैं अलग होना चाहता हूँ भारत से, तो दूसरे ही दिन हमारी आर्मी, दूसरे दिन क्यों, उसी समय हमारी जो आर्मी है, पुलिस है, जो चीजें हैं वह सब चालू हो जाएंगी, और उस सरकार को भी बर्खास्त किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ कोई अलग होने की नहीं सोच सकता, क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है। देश है, उससे राज्य बने हैं। हमारे यहाँ राज्य टूटते हैं, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बन गया, लेकिन देश नहीं टूटता। अमेरिका में क्या है?
अमेरिका में राज्य नहीं अलग होते। राज्य जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। टूटेगा तो देश टूटेगा। देश से कोई राज्य अलग हो सकता है। राज्य के 2 टुकड़े नहीं हो सकते। अपने यहाँ राज्य के 2 टुकड़े, 3 टुकड़े हो सकते हैं, देश के नहीं हो सकते। मैं समझ गई। यह हमारे स्कूल की तरह है, मेरी पहचान 9 या 12 या ऐसे ही किसी कक्षा की है और हमारे बीच अलग-अलग फैसलों को लेकर होड़ चलती रहती है, लेकिन हम सब एक ही स्कूल के छात्र हैं, हमें इसका गर्व है। यस, हम आपस में कितना भी लड़ें, लेकिन जब बात स्कूल की आती है, तो हर व्यक्ति का स्कूल का प्रेम जागृत हो जाता है और एक-दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। अब देखते हैं कौन-कौन सी मूल अवधारणाएँ और विचार हैं। पहला, निश्चित रूप से संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है, जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। कौन-कौन सी? इसमें एक प्रांतीय स्तर की होती है, एक केंद्रीय स्तर की। आप देखो, राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कितनी स्वायत्त होगी, ये निर्भर करेगा। आप देखो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें राज्य सरकार अपने निर्णय स्वयं लेती हैं, लेकिन कुछ निर्णय ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के साथ में भी लिए जाते हैं। तो कितनी स्वायत्त है उस पे निर्भर कर सकती हैं चीज़ें, लेकिन स्वायत्त तो होती हैं। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, जैसे कि यूएसए में दोहरी नागरिकता की बात है। भारत की बात करें तो भारत में एक ही नागरिकता है, मतलब हम भारत के नागरिक हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, असम, कर्नाटक इनके नहीं हैं। हम भारत के नागरिक हैं। इस प्रकार लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएँ होती हैं, जैसे यूएसए में है। वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं, राष्ट्र के भी। यूएसए में ऐसे ही है, वो राज्य के भी नागरिक हैं और अ, यूएसए के भी नागरिक हैं। जैसे हम में से कोई गुजराती या झारखंडी होने के साथ-साथ भारतीय भी होता है, लेकिन हम जब नागरिकता की बात करते हैं, तो हम भारतीय नागरिक हैं, ना कि उत्तर प्रदेश के नागरिक। प्रत्येक स्तर की राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशिष्ट शक्तियाँ, उत्तरदायित्व होते हैं, वहाँ एक अलग सरकार भी होती है। दोहरे शासन की विस्तृत रूपरेखा अमूमन एक लिखित संविधान में मौजूद होती है। अपने यहाँ लिखित संविधान है, अपने यहाँ भी लिखित संविधान में लिखा हुआ है। यही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, संघवाद क्या होता है, इसकी मूल अवधारणाएँ और विचार पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन बन गया आपका। अभी आप सीरियसली नहीं पढ़ रहे हो। यह संविधान सर्वोच्च होता है। दोनों सरकारों की शक्तियों का स्रोत भी। केंद्र सरकार को क्या शक्ति मिली? संविधान में लिखा है। राज्य सरकारों की शक्तियाँ संविधान में लिखी हैं। स्थानीय सरकारों को भी क्या शक्तियाँ संविधान में लिखा हुआ है? भाग 9, नौका और नौ नौका दोनों में। पंचायत और नगरपालिका। राज्य सरकार आपके भाग 6 में है। हमारे यहाँ जुडिशरी को भी शक्तियाँ अलग से संविधान में ही लिखी हैं। राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे प्रतिरक्षा, मुद्रा का उत्तरदायित्व ये केंद्र सरकार के पास है। विदेशों से बात करना, आर्मी की बात और जो स्थानीय चीज़ें हैं, उसमें क्षेत्रीय स्थानीय महत्व प्रांतीय राज्य सरकारों को जवाबदेह बना दिया गया है। तो अलग-अलग जगह पर अलग-अलग चीज़ें दी गई हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, जो संघर्षों का समाधान करती है। आप जानते हैं राज्य और केंद्र में अगर कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकती हैं सरकारें। न्यायपालिका को केंद्रीय सरकार राज्यों के बीच शक्ति बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार होता है। अभी हमने टॉपिक ज़रूरी है वाले में एक वीडियो बनाया था जिसमें वर्तमान में एक फैसला सुनाया है सर्वोच्च न्यायालय ने। गवर्नर और राष्ट्रपति और राज्य सरकारें, बिल, एक्ट, कानून इन सब पर है। आप जाकर के देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएँगी। संघवाद के वास्तविक कामकाज का निर्धारण राजनीति, संस्कृति, विचारधारा, इतिहास की वास्तविकताओं से होता है। आपसी विश्वास, सहयोग, सम्मान, संयम की संस्कृति हो तो संघवाद का कामकाज आसानी से चलता है। कहा जाता है जब तक
कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था, तब तक कोई समस्या नहीं थी। वर्तमान में बीजेपी शासित ज़्यादा राज्य हैं, तो उन्हें भी वहाँ समस्या नहीं होती। समस्या वहाँ होती है, समस्या तब होती है जब केंद्र में अलग सरकार हो, राज्यों में अलग सरकार हो। जैसे कि आप जानते हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब जैसे राज्यों में आपको कुछ न कुछ सुनाई पड़ता रहता है। राजनीतिक दलों के व्यवहार से भी यह तय होता है संविधान किस रास्ते चलेगा। यदि कोई एक इकाई, प्रांत, भाषाई समुदाय या विचारधारा पूरे संघ पर हावी हो जाए, तो दबदबा कायम करने वाली ताकत के साथ जो इकाइयां ये लोग नहीं हैं, उनमें विरोध पनपता है। जो मैंने बोला, केंद्र में अलग सरकार है, तमिलनाडु के जो सीएम है वो बार बार आपको चर्चा में आते हुए नजर आएंगे। ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चर्चा में नजर आएंगी। जब दिल्ली सरकार राज्य की, केंद्र शासित प्रदेश की आम आदमी पार्टी की थी, तब आपको अरविंद केजरीवाल जी चर्चा में नजर आते थे। समझ रहे हो आप? क्यों? क्योंकि केंद्र में अलग पार्टी है, वहां अलग पार्टी है। कई बार आपको कुछ राज्यों से भाषाई विवाद भी नजर आएगा, और वही लोगों से नजर आएगा जो केंद्र की गवर्नमेंट जिस पार्टी की है उसके अगेंस्ट वाले हैं। कभी भी केंद्र की सरकार में जो लोग हैं, उनके लोगों के द्वारा विरोध नहीं नजर आएगा, चाहे वह भाषा के आधार पर हो, चाहे वह धर्म, जाति किसी आधार पर हो। ऐसी स्थिति में नाराज इकाइयां अपने अलग होने की मांग उठा सकती हैं, लेकिन नौबत गृह युद्ध तक की आ सकती है। बहुत से देशों को इस अनुभव से गुजरना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ चीजें इतनी खराब कभी नहीं हुई। विरोध करना अलग है, सरकार का विरोध करना अलग है, देश का विरोध नहीं होता अपने यहाँ। और यही हमारे देश की खूबसूरती है। लोग प्रयास करते हैं, आपको भी पता है कौन प्रयास करता है, लेकिन जनता समझदार है। हाँ, मुझे याद है कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, संविधान ही फैसला करता है किसको कितनी शक्ति मिलनी चाहिए। ये 6th चैप्टर है, इससे पहले हम 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं, आप लोग देख कर आए हैं। यूपी गेट्स 19,000 करोड़ यादव से सेटिस्फाइड। नए राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार की सहमति से हो, नीतीश कुमार जी ने कहा था। आज भी वही चल रहा है, कोई नया नहीं है। जो लोग कहते हैं भाजपा ये कर रही, भाजपा वो कर रही, इतिहास से सीख रहे हैं सब। Government being used to destabilize state government, says Mulayam Singh. SP is the Congress' most favorite target. Politics of with for long governors have been in rows. We want an independent person. तब भी सुप्रीम कोर्ट में चीजें हो रही थी। यहाँ देखो आप, कोई नया नहीं है। जब भी केंद्र में अलग, राज्यों में अलग सरकार होगी, वो चाहे किसी की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टकराव होगा। नाइजीरिया में संघवाद, ये एग्जाम्पल आपके काम आएंगे, चाहे नाइजीरिया का हो, जर्मनी, यूएसए। यदि किसी देश के विभिन्न क्षेत्र समुदाय एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, तो वहां संघीय व्यवस्था भी एकता लाने में असफल होगी। विश्वास जरूरी है। इसे नाइजीरिया के उदाहरण से समझा जा सकता है। आपको भी ऐसे ही बताना है। कोई भी टॉपिक आएगा तो हम उसमें लिखेंगे, इसको हम नाइजीरिया के उदाहरण से समझ सकते हैं। इसी भाषा में आपको लिखना होगा। 1914 तक उत्तरी नाइजीरिया, दक्षिणी नाइजीरिया ब्रिटेन के दो उपनिवेश थे। 1950 में इबादान संवैधानिक सम्मेलन में नाइजीरिया के नेताओं ने एक संघीय संविधान बनाने का निर्णय लिया। नाइजीरिया की तीन बड़ी जातीयताएं योरुबा, इबो और हौसा फुलानी हैं। और ये पूछा जा सकता है क्यों? क्योंकि वर्तमान में अगर कोई वहां पर चर्चा में है चीजें, तो क्वेश्चन बनता है। आप जानते हैं कि पिछले बार दक्षिण सूडान में जो समस्या थी उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। और भी अफ्रीका,
कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, चर्चा में जो चीज़ें रहती हैं। हम लोगों ने ट्रेंड एनालिसिस भी किया, उसका भी आप जाकर के फ़िल्म्स आसान करते हैं नाम से सीरीज़ है, उसको देख सकते हैं। इनके नियंत्रण में क्रमशः देश के 3 क्षेत्र पश्चिम, पूर्व, उत्तर थे। इन क्षेत्रों पर इनका अपना-अपना नियंत्रण था। इनके द्वारा अन्य क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयास से भय और संघर्ष का माहौल बना रहता था। इससे वहाँ एक सैनिक शासन की स्थापना हुई। और ये तो कोई नया शब्द नहीं है आपके लिए। आपका जो पड़ोसी देश है, वहाँ तो सैनिक शासन लगता ही रहता है, जो पश्चिम में पड़ोसी देश है। 1960 के संविधान में केंद्र और प्रांतीय सरकारें संयुक्त रूप से नाइजीरिया की पुलिस का नियंत्रण करती थीं। 1979 के सैनिक संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य को सिविल पुलिस रखने का अधिकार नहीं था। सोचो, राज्य को सिविल पुलिस रखने का ही अधिकार नहीं है। 99 में नाइजीरिया में लोकतंत्र की दोबारा बहाली हुई, लेकिन धार्मिक विभेद बने रहे। विभेद ही तो दिक्कत करते हैं। नाइजीरियाई संघ के सामने यह समस्या भी बनी रही कि तेल संसाधन से प्राप्त राजस्व पर किसका नियंत्रण हो। खेल तो पैसा का भी है साहब। इस प्रकार नाइजीरिया की विभिन्न संघीय इकाइयों के बीच धार्मिक, जातीय, आर्थिक मतभेद बरकरार रहे। और जब ऐसा होता है तो देश प्रगति नहीं कर पाता, देश पीछे जाता है। अब संघवाद देख लिया, उदाहरण देख लिए। भारतीय संविधान में संघवाद की बात देखते हैं। आजादी से पहले राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक नेता इस विषय पर सहमत थे कि भारत जैसे विशाल देश पर शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय केंद्रीय सरकारों के बीच बांटना जरूरी है। पहले से पता था। उन्हें यह भी भान था कि भारतीय समाज में क्षेत्रीय और भाषाई विविधताएं हैं। इन विविधताओं को मान्यता देने की आवश्यकता थी। विभिन्न क्षेत्रों और भाषा भाषी लोगों को सत्ता में सहभागिता करनी थी, क्योंकि सभी लोग आएंगे तभी तो काम होगा। इन क्षेत्रों के लोगों को स्वशासन का अवसर मिलना चाहिए था, ऐसा पहले सोचते थे। अगर हमारी मंशा लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने की थी तो इन बातों को लागू करना अपरिहार्य था। जिसे कई बार कहा गया था कि भाषाई आधार पर राज्यों को बांट देंगे। फिर जब देश बटा धर्म के आधार पर, तो उन्हें पता चला कि कहीं कल को भाषा के आधार पर बट ना जाए देश। लेकिन फिर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को बनाना पड़ा। प्रश्न केवल यह था कि क्षेत्रीय सरकारों को कितना अधिकार प्रदान किया जाए। वही जो मैंने ऊपर बोला था, स्वायत्तता। कितनी स्वायत्तता? कुछ राज्य सरकारों के हाथ में है, कुछ राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर काम करती हैं। मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने के लिए आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में विभाजन के पूर्व एक समझौता फार्मूला पर चर्चा हुई, जिसके अनुसार क्षेत्रीय सरकारों को काफी ज्यादा अधिकार देने का प्रस्ताव आया। को किसने किया होगा? जो कुछ राज्यों तक सीमित रह सकते हैं, वह चाहते हैं कि क्षेत्रीय गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर मिले, राज्य सरकार को ज़्यादा पावर मिले। जो केंद्र में सरकार बनाने की ताकत रखते हैं, वह चाहते हैं कि केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर मिले। दो ही पार्टियां मेन रूप से केंद्र में हैं, या तो कांग्रेस बनी या भाजपा। ये लोग केंद्र की राजनीति करते हैं। अब जो राज्यों में ही सीमित हैं, वह क्या चाहेंगे? वह चाहेंगे राज्यों को ज़्यादा पावर मिले, सिंपल सी बात है। पर भारत के विभाजन का निर्णय होने पर संविधान सभा ने ऐसी सरकार के गठन का निर्णय लिया जो केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग, एकता, राज्यों के लिए अलग अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित हो। क्योंकि विभाजन होते ही बहुत सी चीजें परिवर्तित हो गई। एक बार हम धर्म के आधार पर परिवर्तित विभाजन देख चुके थे। अब धर्म के आधार के बाद जाति, राज्य, भाषा, उत्तर दक्षिण, इन चीजों पर देश न टूटे, इसके लिए भी प्रयास किए गए। भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध सहयोग पर आधारित है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि ये तुम करो जाके, ये तुम करो जाके, नहीं। कुछ चीजें लिखी हैं, लेकिन आप लोग सहयोग करके काम करो, अलग अलग नहीं कि आप उधर निकल गए, ये इधर निकल, नहीं, साथ में सहयोग करो। एक दूसरे का सहयोग से ही चीजें आसान होंगी।
इस प्रकार विविधता को मान्यता देने के साथ ही संविधान एकता पर बल देता है। आखिरकार साथ रहने का उद्देश्य यही तो होना चाहिए कि हम सब खुश रहें, एक दूसरे को खुश रखें। साथ में काम करेंगे तभी बढ़िया होगा। कोरोना आया, सब साथ में हो गए, चाहे कोई भी राज्य हो। मिसाल के तौर पर क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि भारत के संविधान के अंग्रेजी संस्करण में फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। ये फिल्म्स की इम्पोर्टेंट बात। हमारा फेडरेशन ऑफ इंडिया नहीं, यूनियन ऑफ इंडिया है। और इस पर करंट अफेयर्स में भी आप चर्चा करते रहते होंगे। कई बार आपको चर्चा में ये शब्द मिलता होगा। जब तमिलनाडु की सरकार चर्चा में थी अभी कुछ समय पहले, तब भी ये आया था कि हमारे संविधान में फेडरेशन ऑफ इंडिया नहीं लिखा है, यूनियन ऑफ इंडिया। एकता पर बल दिया गया है। हालाँकि हिंदी भाषा में फेडरेशन, यूनियन दोनों को संघ ही कहते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश याद रखना है। हमारे यहाँ क्या है, और जब संघ पर फ़िल्म्स में क्वेश्चन आए, तो आप इंग्लिश का वर्ड देखेंगे कि एक जगह लिखा होगा फेडरेशन, एक की जगह लिखा होगा यूनियन। आप यूनियन वाला मारिएगा टिक, फेडरेशन वाला मत मारिएगा। भारत में संघवाद तो है, लेकिन इंग्लिश वाला यूनियन है, इंग्लिश वाला फेडरेशन नहीं है। संघ ही लिखा होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये संघ इंग्लिश में अवश्य देखना है, फेडरेशन है या यूनियन। ऐसे कुछ शब्द हैं जो आपको इंग्लिश पढ़कर ही आंसर देना होता है प्रीलिम्स में। अनुच्छेद 1 जो हम लोग पढ़ चुके हैं, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यूनियन है। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट हैं। फाउंडेशन कोर्स में आप जाकर के इस लेक्चर को देख सकते हैं। शक्ति विभाजन की बात करते हैं, किसको कितनी शक्ति दी गई। भारत के संविधान में 2 तरह की सरकारों की बात मानी गई है। एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए, जिसे हम संघीय सरकार, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देते हैं। दूसरी प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए, जिसे राज्य सरकार कहा जाता है। आप लोग जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं। इनके स्पष्ट कार्य क्षेत्र हैं, कहाँ कौन शासन करेगा, किस चीज के लिए कौन कानून बनाएगा, सब कुछ दिया हुआ है। यदि कभी यह विवाद हो जाए कि कौन सी शक्तियां केंद्र के पास है, कौन सी राज्य के पास, तो न्यायपालिका निर्णय करेगी। क्यों? क्योंकि संविधान में कौन सी लाइन क्या कहती है। जैसे यही लाइन्स हैं, ऐसे मान लो संविधान में लाइन लिखी है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये बताइए साहब, ये 3 लाइन इतनी जितनी मैंने रेड कलर से की है, ये लाइन्स का मतलब क्या है? तो ये बताने का काम कौन करेगा? यहाँ तो मैं करूँगा, लेकिन संविधान में जो ये लाइन्स लिखी होंगी ऐसी, उनको समझाने का काम कौन करेगा? उनको समझाने का काम न्यायपालिका के पास है। संविधान में कौन-सी पंक्ति क्या कहती है, किसका क्या अर्थ है, किसका क्या भाव है, ये न्यायपालिका को जिम्मा सौंपा गया। संविधान इस बात की स्पष्ट व्यवस्था करता है कि कौन-कौन सी शक्तियाँ केवल केंद्र सरकार को प्राप्त होंगी और कौन-कौन सी केवल राज्य को। यानी कि स्पष्ट है कि कौन केंद्र, कौन सरकार, राज्य, कौन दोनों के पास, कौन किसके पास, सब कुछ। अगले पृष्ठ पर चार्ट भी है। क्वेश्चन यहाँ से भी प्री का पूछ दिया जाता है कई बार। शक्ति विभाजन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संविधान ने आर्थिक और वित्तीय शक्तियां केंद्रीय सरकार के हाथ में सौंपी हैं। ये भी आप सोचो, जिसके पास पैसा उसके पास पावर ज्यादा, ऐसा कहा जाता है। राज्यों के उत्तरदायित्व बहुत अधिक हैं और आय के साधन कम है। जीएसटी में क्या होता है? पूरे देश का एक ही टैक्स हो गया, फिर वो कलेक्ट होता है, उसमें से कुछ हिस्सा राज्यों को भी जाता है, उसके लिए वित्त आयोग बनता है हर 5 वर्षों में। बताइए वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है और कौन नंबर का वित्त आयोग बना हुआ है? मुझे लगता है प्रदेश के पास बहुत कम धन रहता होगा, वे अपना काम कैसे चलाते होंगे? या तो बिल्कुल उन परिवार जैसा मामला है जहाँ रुपए पैसे तो पति के हाथ में रहते हैं और घर की बागडोर पत्नी चलाती है। हाँ, कुछ-कुछ ऐसा कह सकते हो, लेकिन ऐसा पूरी तरीके से तो सही नहीं है। जो स्टेट है उनका भी अपना रेवेन्यू होता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और ज़्यादातर वो जो
नुकसानदेह है, जो बिहार में बैन है, गुजरात में बैन है। वहाँ से बहुत रेवेन्यू आता है इसलिए लोग बैन नहीं करना चाहते, लेकिन गुजरात और बिहार ने बैन कर रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट को पैसा देती हैं। हाँ, यहाँ देखो, ये समझनी है, याद हो जाएगी। जैसे प्रतिरक्षा, रक्षा की बात कौन करेगा बताओ? रक्षा किसके हाथ में है? आर्मी किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में। परमाणु ऊर्जा की धमकी कौन देता है? केंद्र सरकार के हाथ में होना चाहिए, सिंपल सी बात है। विदेश में कौन जाता है? मुख्यमंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री। सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद यानी कि देश की बात है। पड़ोसियों से युद्ध लड़ता है जब भारत, तब किसका नाम आता है आगे? केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का? सिंपल सी बात है, केंद्र सरकार का। एसबीआई वगैरह का नाम सुनते हो तो क्या दिमाग में आता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? सिंपल सी बात, केंद्र सरकार। रेलवे मिनिस्टर कौन है? सिंपल सी बात है, केंद्र की बात हो रही है। रेलवे मंत्रालय वही है। रेलवे की नौकरियां कौन निकालता है? केंद्र सरकार की नौकरी होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। डाक, तार, संचार की व्यवस्था, संचार उन्हीं के हाथ में है। वायु सेवा किसके हाथ में होगी? सिंपल सी बात है, उनके हाथ में होगी। बंदरगाह किसके हाथ में होंगे? सिंपल सी बात है, केंद्र के हाथ में होंगे। विदेश व्यापार केंद्र के हाथ में। रुपया कौन छापता है? केंद्र। कोई ऐसा है जो आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये तो राज्य के पास होगा? तो इन विषयों पर सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है, लेकिन और भी हैं इसमें। ये मेन मेन लिख दिए गए। क्वेश्चन आएगा तो इनमें से ही आ जाना चाहिए, और अगर कुछ और होंगे तो एलिमिनेशन मेथड से सही हो जाएगा। यानी इतने ही आपको याद कर लेने हैं, वरना कितने याद करोगे? सैकड़ों हैं। दूसरा आ जाओ राज्य सूची में। कृषि की बात होगी। अब इसको इसको कैसे याद करें? उत्तर प्रदेश में समतल भूमि है, उत्तराखंड में पहाड़ है, आप जाओगे कर्नाटक में अलग तरह की भूमि है, राजस्थान में अलग तरह की भूमि है। तो आपको क्या लगता है, पूरे केंद्र की सरकार अगर कोई कानून बनाएगी तो सभी राज्यों की भूमि अलग-अलग है, तो क्या वो सही होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जिस जगह की जैसी कृषि, जैसी ज़मीन, वैसी कृषि की बातें। तो इससे आप याद कर सकते हो कि भाई राजस्थान में अलग ज़मीन है, यूपी में अलग ज़मीन है, इसीलिए कृषि को अलग-अलग राज्यों को दे दिया गया है कि आप राज्य सरकार इस विषय पर कानून बनाएँ। समझाने के लिए। आप जब वर्दी देखते हो क्या लिखा होता है? भारत पुलिस या यूपी पुलिस? उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस। अभी वैकेंसी आई होंगी, फॉर्म आया था, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, पुलिस किसके अंडर आती है? राज्य सरकारों के अंदर। जेल खाना उत्तर प्रदेश की जेल में बंद है, हरियाणा की जेल में बंद है, यही कहा जाता है ना? स्थानीय शासन, पंचायत वगैरह, ये तो आप उसमें भी पंचायत में भी पढ़ोगे। स्वास्थ्य, हेल्थ किसका विषय है? केंद्र सरकार का है कि राज्य सरकार का? राज्य सरकार का विषय है। भूमि, शराब, हाँ, इसी की तो मैं बात कर रहा था। शराब, वाणिज्य व्यापार, पशुपालन, प्रादेशिक लोक सेवा, प्रदेश की जो लोक सेवा पीसीएस की जो आप वैकेंसी आती है ना, फॉर्म भरते हो तो वो किसके अंतर्गत आती है? राज्य सरकार के अंतर्गत। यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस। तो ये आप याद रखो राज्य सरकार में। कुछ ऐसी भी हैं जो दोनों में शामिल हैं, जैसे शिक्षा, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी भी हैं। आप प्रदेश की भी यूनिवर्सिटी देखते हो, छोटी जो क्लासेस हैं वह भी देखते हो, सीबीएसई, आईसीएसई सब देखते हो। शिक्षा दोनों जगह है। कृषि भूमि के अतिरिक्त अगर किसी संपदा का हस्तांतरण हो रहा है तो वह दोनों जगह आएगा समवर्ती में। वन, क्योंकि राज्य का भी विषय है, और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। मुझे लगता है कि वन जो है ना, उसमें आप कन्फ्यूज़ हो गए। वन में आप कहोगे केंद्र का विषय है, जबकि वन समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों के लिए, ठीक है? मज़दूर संघ, सामान में मिलावट, गोद लेना, उत्तराधिकार। उत्तराधिकार भी आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। तो वन और उत्तराधिकार आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा बस। इसके अलावा भी कुछ शक्तियाँ हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ, मतलब जब संविधान लिखा गया था, तब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो चर्चा में नहीं थीं। लेकिन भविष्य के साथ कुछ नई चीज़ें भी आती हैं। तो इसलिए ये कह दिया गया कि जो अन्य सभी जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ साइबर कानून लिखा है, उस समय साइबर की बात नहीं थी। उस समय डीप फेक नहीं हुआ करता था।
ये बात को आया। तो अब जो अन्य नई चीज़ें आएँगी, वो अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत रखी जाएँगी। जो अचानक कोई आ गई चीज़, तो अब वो देखे कि समवर्ती में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो क्या कहा जाएगा? वो अवशिष्ट में रख दी जाएँगी, केंद्र सरकार उस पे कानून बनाएगी, ठीक है? हमारे यहाँ संघवाद है, लेकिन केंद्र सशक्त बनाया गया है। क्यों? क्योंकि हमारा 1947 में ही भारत को तोड़ दिया गया था। दोबारा ना टूटे इसलिए केंद्र को थोड़ी-सी पावर ज़्यादा दी गई है। ये ध्यान रखना। कोई पूछ सकता है ना कि भाई क्यों ऐसा केंद्र की ओर झुकाव है? क्यों केंद्र को थोड़ा सशक्त बनाया गया? तो एक ही कारण है, हम पहले ही टूट चुके थे, अन्य टूटे ना देश इसलिए अमूमन ऐसा माना जाता है भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई। भारत एक महाद्वीप की तरह विशाल अनेक विविधताओं, सामाजिक समस्याओं से भरा है। संविधान निर्माताओं की मान्यता थी, एक संघीय संविधान हो जो इन विविधताओं को समेट सके, शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना भी करना चाहता था। विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश रख सके, क्योंकि हम टूट चुके थे एक बार। सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन ला सके, स्वतंत्रता के समय केंद्र के लिए ऐसी शक्तियां आवश्यक थी क्योंकि उस समय देश में न केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित प्रांत थे बल्कि 500 से ज्यादा देशी रियासतें थी। इनका या तो पुराने प्रांतों में विलय या नए प्रांतों, मतलब अगर हम केंद्र को सशक्त नहीं बनाते तो ये जो देशी रियासतें थी या हैदराबाद, जूनागढ़ जैसे लोग मिला लिए गए थे, वहां जब भी उन्हें ऐसा लगता कि अब मौका बढ़िया है, तो वह हो सकता है थोड़ा-सा अलग होने का फिर से प्रयास करते या अन्य कोई देशी रियासत, कोई राज्य अलग होने का प्रयास कर दे। इसलिए केंद्र को सशक्त बनाया गया। आप टीटी कृष्णमाचारी जी का वक्तव्य देख सकते हैं, नवंबर 1949 में इन्होंने संविधान सभा में वाद-विवाद हुआ। इधर से लोगों ने कहा, उधर से लोगों ने कहा, फिर जाके कुछ सहमति हुई। मैं अपने सदन के सम्मानित मित्रों को बताना चाहता हूँ कि सभी संविधानों में शक्तियों का प्रवाह केंद्र की ओर रहा है। बदलती हुई परिस्थितियों के कारण कोई भी राष्ट्र राज्य चाहे वह एकात्मक रहे हों या संघात्मक, पुलिस राज्य से लोक कल्याणकारी राज्य बन गए हैं और देश की आर्थिक खुशहाली का अंतिम उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का हो गया है। मीन्स में कोट करके आपको आनी है ये चीजें। जब आपको लिखने को आएगा ना कि क्यों केंद्र की ओर झुकाव है, तब आप इनको कोट कर सकते हैं। देश की एकता बनाए रखने के साथ साथ संविधान निर्माता यह भी चाहते थे सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान केंद्रीय सरकार करे। ऐसा करने में उसे राज्यों का सहयोग भी प्राप्त हो, गरीबी, निश्चरता, नियोजन समन्वय बहुत ज़रूरी था। तो वही सब बात है, सशक्त केंद्र क्यों बनाया गया यहाँ पर आपको मिलेगा। अब उन प्रावधानों की बात है जो केंद्र को सशक्त बनाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। किसी राज्य की अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद संसद का नियंत्रण। अनुच्छेद तिरस सॉरी अनुच्छेद 3 जो हम लोग फाउंडेशन कोर्स में ऑलरेडी मैंने विस्तार से आपको पढ़ाया हुआ है। संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर 2 पार्ट में हो गया, दादर नगर हवेली, दमन दीव एक साथ मिल गया। तो ये सब क्यों हुआ? इसी के अंतर्गत। किसी का नाम चेंज कर सकती है, किसी का जो बाउंड्री है वह चेंज कर सकती है। हालाँकि इसके लिए जो राज्य के विधानमंडल है उसका विचार चाहिए होता है, उसका समर्थन नहीं लिखा हुआ है, विचार। जैसे मुझे मान लो मैं केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री हूँ, केंद्र सरकार हूँ मैं, मुझे महाराष्ट्र को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। इस वजह से कि एक अलग टाइप का है, एक अलग टाइप का, सिंपल सी मान लो बात ये। तो मैं उसको प्रोसीड करूँगा। राष्ट्रपति महोदय उस राज्य को प्रस्ताव भेजेंगे कि भाई ऐसा-ऐसा हो रहा है, आप अपनी विचार व्यक्त कर सकते हैं। उसने हाँ कहा या ना कहा, उससे मतलब नहीं है। हम बस उसकी बात सुन लेंगे। उसने कहा ऐसा-ऐसा कर लो, अगर मुझे बढ़िया लगेगा मान लूँगा, नहीं बढ़िया लगेगा नहीं मानूँगा। तो ये ध्यान रखिएगा, राज्य का केवल विचार चाहिए होता है, हाँ और नहीं कोई मैटर नहीं करता। बढ़िया बात कोई बोलेगा तो मान ली जाएगी। मैं समझ गया कि हमारा संविधान क्यों दूसरों की सिर्फ नकल भर नहीं है, क्योंकि हमने अच्छी-अच्छी चीज़ें उठाई हैं। इसमें संघवाद का नक्शा निश्चित ही अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बनाया गया, सिंपल सी बात है। हम जैसे हैं वैसे बनाया। संविधान में केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने वाले कुछ आपातकालीन प्रावधान भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं 356 की मेनली बात हो रही है, क्योंकि 352 तो तब लगता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। 356 अलग तरह का आपातकाल है, आप जानते हैं।
संघीय व्यवस्था एक अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल जाती है। हालाँकि अगर 352 भी लिखें क्योंकि उसमें भी केंद्र पूरी तरह से शक्तिशाली हो जाता है। आपातकाल के दौरान शक्तियाँ कानूनी रूप से केंद्रीकृत हो जाती हैं। संसद को यह भी शक्ति प्राप्त हो जाती है वह उन विषयों पर कानून बना सके जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय युद्ध हो रहा है, देश युद्ध में है, कोई भी चीज़ें अगर करनी होंगी तो तुरंत करनी होंगी, उसके लिए राज्य, सरकार और पूरा वो सब अभी नहीं है। इसीलिए हमारे देश में राष्ट्रपति को अध्यादेश लागू करने की भी शक्ति दी गई है कि अगर तुरंत कुछ काम करना हो, तो सबको संसद में बिठा के और पास-उस करा के वो ज़रूरत नहीं है, अध्यादेश लागू करो और उसके बाद आप कर लेना जो करना है। मतलब जो भी संसद की प्रक्रिया है, वो बात को कर लेना, अध्यादेश लागू करो और चीज़ें सॉर्ट आउट करो। आप खुद सोचो कितना मतलब एक-एक चीज़ को नोटिस करके ध्यान में रखा गया कि अगर ऐसा हो जाए संसद बैठ ही ना पाए, जैसे कोरोना के समय हो गया था, कोई बैठ ही नहीं मिल ही नहीं पा रहा था, तो अध्यादेश दे गए कि भाई अध्यादेश जारी कर लो, बात को अपना प्रक्रिया देख लेना। और उसमें भी ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ पे अध्यादेश जारी कर लो, उसमें भी है कि इतने महीने के बाद आपको मतलब कितनी खूबसूरत व्यवस्था बनाई गई संविधान में। सामान्य स्थितियों में भी केंद्र सरकार को अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्तियाँ उत्तरदायित्व दिया गया है, क्योंकि वित्तीय व्यवस्था जो है ना, वह केंद्र की ओर थोड़ा-सा है। सबसे पहले तो आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। केंद्र के पास आय के अनेक संसाधन हैं, राज्य अनुदान, वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित हैं। जिसे ये राज्य कहते हैं ना कि केंद्र हमें पैसा नहीं देता, वैसे ही नीचे जो स्थानीय गवर्नमेंट है, चाहे नगर पालिका हो, नगर पंचायत वगैरह हो, वह कहती है कि राज्य हमें पैसा नहीं देते। तो सबके अपने-अपने दुःख हैं और सबके अपने-अपने जो पावर में होता है, वो थोड़ा-सा अपना पावर दिखाता है, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। दूसरी तरफ स्वतंत्रता के बाद भारत ने तेज आर्थिक प्रगति विकास के लिए नियोजन को साधन के रूप में प्रयोग किया। नियोजन के कारण आर्थिक फैसले लेने की ताकत केंद्र सरकार के हाथ में सिमटती गई। देश को आगे बढ़ाना है, प्रगति के रास्ते पे ले जाना है, विकसित देश बनाना है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त योजना आयोग राज्यों के संसाधन प्रबंधन की निगरानी करता है। केंद्र सरकार अपने विशेष अधिकार का उपयोग राज्यों को अनुदान ऋण देती है। वितरण असंतुलित माना जाता है आर्थिक संसाधनों का। सरकार पर अक्सर ये आरोप लगता है विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों मतलब अब देखो केंद्र सरकार ये राज्यों को रुपया देती है। तो कुछ तो देती है, वो सबको ही देती है, लेकिन कुछ विशेष पे अलग से रुपए मिलते हैं। जैसे अभी हाल-फिलहाल में जो बजट आया था, उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि केंद्र सरकार ने बिहार में काफ़ी पैसा लगा दिया, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री उनकी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। कई बार आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार कहती है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा। कई बार कांग्रेस शासित राज्य कहते हैं पैसा नहीं दे रही गवर्नमेंट। मतलब ऐसा ऐसा नहीं भाजपा की में पहली बार जो नए-नए लोग इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आए, उन्हें लगता है पहली बार हो रहा है। जब आप पढ़ोगे पूरा 1947 से अभी तक, तो आपको लगेगा यही चल रहा है। जब केंद्र सरकार कांग्रेस की सरकार होती थी और एक बार ऐसा हुआ था कि एकदम से कई राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए। क्यों? क्योंकि सरकार चेंज हो गई। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत पहले से चलती आ रही हैं। ये लोग वही सीख कर बढ़े हैं। तभी जब विपक्षी लोग कोई आवाज़ उठाते हैं, तो इन्हें आईना दिखा दिया जाता है कि भाई वो क्या था? 20 साल पहले क्या हुआ था? 50 साल पहले क्या हुआ था? क्योंकि वो बिगड़ती आ रही हैं कुछ चीज़ें। तो आपको भी ध्यान रखना है कि आप जो आज कह रहे हो, जो आप कर रहे हो, उससे आप ध्यान रखो कि हो सकता है 20 साल बाद ये बातें खुद खिलाई जाएँ। अब तो डिजिटल हो गया सब। मेरा ये वीडियो भी हो सकता है कुछ साल बाद फिर से आ जाए कि भाई ये देखो क्या बोल रहे थे अभी 5 साल पहले। जैसे वो दिव्यकीर्ति सर का वीडियो आ जाता है कि देखो ये क्या कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ये आरोप लगता रहता है कि अगर अभी यहाँ भाजपा की गवर्नमेंट है और कांग्रेस की सेंटर में गवर्नमेंट थी, तो ये लोग आरोप लगाते होंगे, ठीक है? जैसा हम आगे पढ़ेंगे, राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने, विधानसभा भंग करने का सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सके। राज्यपाल और स्टेट का जो मैटर चलता रहता है, उस पे अभी सीजेआई का फैसला आया है, वो मैंने वीडियो बनाया, आप जाकर के देख सकते हैं, क्लेम्स इम्पोर्टेंट है।
नहीं, क्या था? टॉपिक ज़रूरी है नाम से जो सीरीज़ है उसमें मैंने कराया है, आप जाकर देखिए कि कितना राज्यपाल और चलता रहता है क्योंकि राज्यपाल केंद्र से आता है और राज्य की सरकार चुनी हुई होती है, तो सीएम को लगता है मुझे जनता ने चुना है, मैं अपनी बात करूँ। राज्यपाल को लगता है मैं केंद्र से आया हूँ। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थितियों में भी राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है, वह विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुनिश्चित कर सके। केंद्र सरकार को यह अवसर मिल जाता है, वह किसी राज्य के कानून निर्माण में देरी कर सके। यदि चाहे ऐसे विधेयकों की परीक्षा कर उन पर निषेधात्मक वीटो का प्रयोग कर सकता है। यही तो किया गया। तमिलनाडु की सरकार ने कहा कि हमने जो बिल भेजे राज्यपाल को, राज्यपाल ने ना साइन किया, ना भेजा वापस, अपने पास रख लिया और राज्यपाल ने अपने पास रख लिया। तो कानून कैसे बनेगा? क्योंकि कानून तभी बनता है जब राज्यपाल सिग्नेचर करे और केंद्र में राष्ट्रपति सिग्नेचर करे। अगर वो अपने पास बिल रख ही ले रहे हैं, तो पास ही नहीं होगा। कानून बनेगा कैसे? काम चलेगा कैसे? सुप्रीम कोर्ट जाया गया। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अलग फैसला दिया था। फिर लोगों ने कहा भाई ये तो संविधान में कहीं नहीं लिखा है। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दोबारा दिया। ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं और वो मेंस में अवश्य आएगा, मुझे ऐसा लगता है आना चाहिए। जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए, तो यहाँ पर ये भी व्यवस्था की गई है जो राज्यसभा है, वह राज्यों की सभा होती है, राज्यों के लोग उसमें होते हैं, राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। तो अगर राज्यसभा कहते हैं किसी चीज़ पर, तो केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ऐसा करने के पहले राज्यसभा की अनुमति लेना आवश्यक है। संविधान में साफ-साफ कहा गया है, केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति प्रादेशिक कार्यपालिका की शक्ति से ज़्यादा होगी। ये संविधान में कहा गया और संविधान में जो भी कहा गया, इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखो 257 में क्या लिखा है? प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। संविधान का निम्नलिखित प्रावधान इस पर बात करता है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। जैसे इस समय एसआईआर का मुद्दा है। कई राज्य सरकारें कहती हैं हम अपने यहाँ तो लागू नहीं होने देंगे। फिर उन्हें संविधान की कुछ लाइन्स गिनवाई जाती हैं कि ये भी लाइन है लिखी संविधान में। आप ज़्यादा नहीं कर सकते ना, एक प्रक्रिया है। दिक्कत है सर्वोच्च न्यायालय जाओ, सर्वोच्च न्यायालय स्वयं कहेगा कि भाई असंवैधानिक है, बंद करो, बंद हो जाएगा। आप अब विरोध करके ये नहीं कर सकते कि संविधान के हिसाब से नहीं चल रही या जो भी। तो हर राज्य सरकार को कुछ पंक्तियाँ बता दी जाती, चाहे वो कांग्रेस के समय में थे, चाहे भाजपा के समय में है, कि देखो ये पंक्तियाँ संविधान में लिखी हुई हैं। राज्य सरकार थोड़ा-सा फिर चुप हो जाता है, भाई हाँ, लिखी हुई हैं, क्या करें? अरे लगता तो यह है कि केंद्र सरकार के पास ही सारी शक्तियाँ हैं, क्या राज्य इसकी शिकायत नहीं करते? संविधान ने जो शक्तियाँ दी हैं, वही हैं। क्यों दी हैं मैंने बता दिया, केंद्र शक्तिशाली किस लिए बनाया गया मैंने बता दिया। आपने कार्यपालिका से संबंधित अध्याय में देखा हमारी प्रशासकीय व्यवस्था एकाहारी है। हमने बताया था आपको देखिए जाकर, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएँ ये भी एक मुद्दा बनता है। वही अखिल भारतीय सेवाएँ केंद्र यूपीएससी जो है वह कंडक्ट कराती है। फिर वो लोग ही राज्यों में जाते हैं। यानी कि केंद्र सरकार लोगों को चुनती है, उनको राज्यों में भेज देती है। अब कुछ लोगों को लगता है हमारे यहाँ काम करने वाले वो आते हैं जो केंद्र सरकार चुनकर भेजती है, ये भी अलग तरीके का चीज़ें है। चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन में काम करते हैं। जिलाधीश के रूप में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो आईएएस हैं, पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत पुलिस सेवा के अधिकारी आईपीएस केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य ना तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, ना ही उन्हें सेवा से हटा सकता है। जैसे आईएएस, आईपीएस, डीएम और एसपी और कमिश्नर जो हैं, क्यों डरें किसी नेता से, विधायक से? क्या ही कर लेगी राज्य सरकार? ट्रांसफर कर देगी, कर दो। आप नौकरी नहीं खा सकते ना, अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते, ना सेवा से हटा सकते हैं। तो इसलिए भी राज्य सरकारों को लगता है कि भाई इन लोगों को चुनकर आप भेजते हो और हम कुछ कर भी नहीं सकते, हमारे अंडर में काम कर रहे हैं।
देखा तो होता है उत्तर प्रदेश सरकार, लेकिन उन्हें हटा नहीं सकती। उन्हें दंडात्मक, अनुशासनात्मक कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती। संविधान के और 2 अनुच्छेद हैं, 33-34। संघ सरकार की शक्ति को इस स्थिति में काफ़ी बढ़ा देती है जब सैनिक शासन मार्शल लॉ लागू हो जाए। ये प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार देते हैं, ऐसी स्थिति में वह केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने का या उसकी बहाली के लिए किसी कार्य को कानूनन जायज़ करार दे सकते हैं। इसी के अंतर्गत सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम एक आया था। इसमें कभी-कभार जनता और सशस्त्र बलों में आपसी तनाव भी होता है, इस पे बहुत ज़्यादा विवाद भी रहता है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है कई बार। तो ऐसा चर्चा में आए तो पढ़िएगा। नॉर्थ ईस्ट के तरफ ज़्यादा ये चर्चा में रहता है क्योंकि वहाँ आप देखते हैं तनाव रहता है। अब देखो भारतीय संघीय व्यवस्था में क्या तनाव है। पिछले पृष्ठों में हमने पढ़ा संविधान ने केंद्र को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दे दी। यही तनाव का कारण है। संविधान विभिन्न क्षेत्रों की अलग-अलग पहचान को मान्यता देता है, लेकिन सीमित शक्तियाँ हैं कि आप काम करो, वो सब करो, लेकिन जब बड़ी बात होगी तो केंद्र मेन होगा। राज्य की पहचान के सिद्धांत को मान्यता मिलती है, तब यह स्वाभाविक ही है कि पूरे देश के शासन में और अपने शासकीय क्षेत्र में राज्यों द्वारा और ज़्यादा शक्ति भूमिका की माँग उठाई जाए। इसी कारण राज्य ज़्यादा शक्ति की माँग करते हैं, हमेशा करते रहे हैं। समय-समय पर राज्यों ने ज़्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की माँग उठाई है, इससे केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष विवाद का जन्म होता है। केंद्र हमेशा कह देता है भाई संविधान में ही लिख कर गए हैं तो, संविधान का आप विरोध कर रहे हो अगर ऐसी बातें कर रहे हो तो, ठीक है? और राज्य को लगता है कि नहीं आप संविधान को अलग तरीके से अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आप एक ही लाइन को 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो। संवैधानिक तरीके से भी चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन संविधान का ज्ञान और यूज़ आना चाहिए ना। आप सामने वाले को ये प्रूफ़ ही नहीं कर पा रहे हो कि वो संवैधानिक तरीके से गलत है, तो आप कितना भी बोलो, समझ रहे हैं ना आप? आपको ये प्रूव करना पड़ेगा ना कि केंद्र की सरकार जो है संवैधानिक तरीके से नहीं चल रही है। आपको सर्वोच्च न्यायालय में जाकर प्रूव करना पड़ेगा, तब मानेंगे लोग, वरना लोगों को लगता है कि आप तो बस रील्स बना रहे हो, आप सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा रहे हैं। केंद्र, राज्य विभिन्न राज्यों के आपसी कानूनी विवाद का समाधान न्यायपालिका करती है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन स्वायत्तता की माँग एक राजनीतिक सवाल है जिसे आपसी आपसी बातचीत द्वारा ही हल किया जाता है। और जब केंद्र और स्टेट में सेम सरकार होती है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। वहाँ आराम से चलता है सब। दिक्कत तभी होती है जब केंद्र में अलग हो, केंद्र में कांग्रेस की है और राज्यों में किसी और की है। केंद्र राज्य संबंध संविधान तो मात्र एक फ्रेमवर्क या ढांचा है। इस पर ईंट, गारा, सुर्खी, चूना चढ़ाने का काम राजनीति की वास्तविकताओं द्वारा होता है। भारतीय संघवाद पर राजनीतिक प्रक्रिया की परिवर्तनशील प्रकृति का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। 1950 तथा 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में नेहरू साहब ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी। इस दौरान केंद्र राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व था, जो मैंने बता दिया आपको। नए राज्यों का गठन की मांग के अलावा केंद्र राज्य के बीच संबंध शांतिपूर्ण सामान्य रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी कांग्रेस, अन्य राज्यों में भी कांग्रेस। समस्या तब आई जब पहले राज्य में लेफ्ट की सरकार बनी, तब कांग्रेस की नहीं बनी। समस्या शुरू हुई। आज के समय में अधिकतर राज्यों में वह सरकार नहीं है जो केंद्र में है। राज्यों को आशा थी वे केंद्र से प्राप्त प्राप्त वित्तीय अनुदानों से विकास कर सकें। इसके अतिरिक्त केंद्र द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बनाई गई नीतियों के कारण भी राज्यों को काफी आशा बंधी। 1960 के दशक के बीच में कांग्रेस के वर्चस्व में कुछ कमी आई। यही तो मैंने बोला। अनेक राज्यों में विरोधी दल सत्ता में आ गए। इससे राज्यों की और ज्यादा शक्ति स्वायत्तता देने की मांग बलवती हुई। इस मांग के पीछे प्रमुख कारण था केंद्र और राज्यों में भिन्न-भिन्न दल सत्ता में थे। मैंने बता ही दिया, समझाने का प्रयास अब ना करें वही बेहतर, इतना तो समझा के आ रहे हैं। अतः राज्यों की सरकारों ने केंद्र की कांग्रेसी सरकार द्वारा किए गए वांछनीय हस्तक्षेपों का विरोध करना शुरू कर दिया। अब आपको ये समझ में आएगा कि ये आज का कहानी नहीं है, भाजपा की ही बात नहीं है, उस समय भी हो रहा था। कांग्रेस के लिए भी विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों से संबंधों के तालमेल की बात पहले जैसी आसान नहीं रही। राजनीतिक संदर्भ में संघीय व्यवस्था के अंदर स्वायत्तता की अवधारणा को लेकर वाद विवाद छिड़ गया। आखिरकार 1990 के दशक में कांग्रेस का वर्चस्व काफी कुछ खत्म हो गया। हमने केंद्र में गठबंधन राजनीति के युग में प्रवेश किया। अभी तक एक छत्र राज हुआ करता था।
राज्यों में भी राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल सत्तारूढ़ हुए, राजनीतिक कद बढ़ा राज्यों का, क्योंकि कई जगह ऐसी सरकारें आ गई थी जो कांग्रेस की नहीं थी। एक मजे हुए संघवाद की शुरुआत हुई, स्वायत्तता का मसला राजनीतिक रूप से सरगर्म हुआ। बड़ी दिलचस्प बात है कि कानून और संविधान ही सारी बातों का फैसला नहीं करते। आखिरकार असली राजनीति ही हमारे सरकार की रूप रंग का फैसला करती है। सब जगह एक ही सरकार हो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मैं ऐसा कह नहीं रहा कि ऐसा होना चाहिए। मैं बस एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि जब एक ही जगह सरकार थी तब ऐसा नहीं था। टेंशन कब बढ़ी जब लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चाहता हूँ पूरे देश में एक ही सरकार हो। बस आपको समझा रहा हूँ। तभी कुछ लोग सोचते हैं कि एक ही साथ सरकार राज्य केंद्र में बननी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन क्योंकि एक बार हवा चलेगी और सभी जगह हमारी सरकार आ जाएगी। और क्षेत्रीय दलों को लगता है कि नहीं-नहीं, जब केंद्र की सरकार के साथ चुनाव होंगे तो हमारी दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि आप भी समझदार हो, सब समझदार हैं। स्वायत्तता की मांग समय-समय पर अनेक राज्य और राजनीतिक दलों ने केंद्र के मुकाबले ज़्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठाई, लेकिन विभिन्न राज्यों दलों के लिए स्वायत्तता का अलग-अलग मतलब हो सकता है। मतलब वही ना, केंद्र में अगर किसी की सरकार है तो ऐसा नहीं है कि हर जगह लेफ्ट है या हर जगह सपा है या हर जगह बसपा है या हर जगह डीएमके है। अन्य-अन्य जगह अन्य-अन्य लोग शासन कर रहे हैं राज्यों में, सरकार अलग-अलग है। अलग-अलग सबकी माँगे हैं। कभी-कभी इन मांगों के पीछे यह इच्छा होती है कि शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदला जाए, राज्यों को ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाएँ। समय-समय पर अनेक राज्य जैसे तमिलनाडु हो गया, पंजाब हो गया, पश्चिम बंगाल, ये 3 ज़्यादातर ऐसे राज्य हैं। दल में द्रमुक अकाली दल माकपा ने स्वायत्तता की मांग की है। एक अन्य मांग यह है कि राज्यों के पास आय के स्वतंत्र साधन होने चाहिए, संसाधनों पर उनका ज़्यादा नियंत्रण होना चाहिए। इसे वित्तीय स्वायत्तता भी कहते हैं। 1977 में पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार उस समय हुआ करती थी। केंद्र राज्य संबंध को पुनर्भाषित करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया। पुनर्भाषित करो। तमिलनाडु पंजाब की स्वायत्तता की मांगों में भी ज्यादा वित्तीय अधिकार हासिल करने की मांग चुकी थी। तो तमिलनाडु पंजाब का पश्चिम बंगाल ये आज से नहीं कह रहे हैं, ये तब से कह रहे हैं। स्वायत्तता की मांग का तीसरा पहलू प्रशासकीय शक्तियों से संबंधित है। विभिन्न राज्य प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण से नाराज है। जो ये आईएएस आईपीएस आप बनकर जाओगे। इसके अतिरिक्त स्वायत्तता की मांग सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दों से भी जुड़ी हुई है। तमिलनाडु में हिंदी के वर्चस्व का विरोध, पंजाब में पंजाबी भाषा, संस्कृत का प्रोत्साहन आप लोग सुनते होंगे। 1960 के दशक में तो कुछ राज्यों में हिंदी को लागू करने के विरोध में आंदोलन भी हुए। कहते हैं आप हिंदी थोप रहे हो। त्रिभाषा फार्मूला है तो कौन उत्तर भारत में तमिल सीखता है, कौन तेलुगु सीखता है, कौन मलयालम सीखता है। तो इस पर भी वाद विवाद चलता रहता है, आप जानते हैं। हाँ, मुझे पता है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले मेरे बहुत से मित्र हिंदी नहीं जानते हैं। मुझे सिंपल समझ में आता है, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप जो बता सकते हैं। संविधान सभा में राष्ट्रीय भाषा पर बहस के दौरान नेहरू को हिंदी भाषी प्रांतों से दूसरे के प्रति उदारता बरतने के लिए आग्रह करना पड़ा था कि भाई उदारता बरतो। मेरा तो मांग ये है सिंपल सी। आप संयुक्त राज्य अमेरिका में जाते हो तो क्या बोलते हो? इंग्लिश। आप उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहे हो, कोई भी हो, कहीं के भी हो, आपको हिंदी बोलना आना चाहिए। आपकी पोस्टिंग तमिलनाडु में होती है, आप कोई भी हो, अमेरिका के हो, ब्रिटेन के हो, उत्तर प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, कोई मतलब नहीं। अगर आपको तमिलनाडु में रहना है, वहाँ काम करना है तो आपको तमिल आनी चाहिए। क्योंकि वरना आप सहज नहीं हो पाओगे ना। जैसा देश वैसा भेष पहले से कहा गया है हमारे यहाँ। आपको हिंदी क्यों आती है? सिंपल सी मैं बात पूछूँ तो। आपने सीखी हिंदी? नहीं सीखी। आप हिंदी वाली जगह पर थे, हिंदी आने लगी। कई लोगों के दोस्त पंजाबी होते, पंजाबी आने लगती है। ऐसे ही जब आप तमिल में जाओगे, तमिलनाडु में, तमिल आपको आने लगेगी। थोड़ा सीख लोगे, थोड़ा समझ जाओगे, हो जाएगा। तो आप कहीं भी जाओ, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की संस्कृति थोड़ा बहुत तो आपको अडॉप्ट करनी ही पड़ती है, कर ही लेते हो। आपको पता भी नहीं चलता, आप अडॉप्ट हो जाती है वो चीज़ें। तो इसमें अगर देखा जाए तो कोई मुद्दा
है नहीं और नहीं देखा जाए अगर वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा है। तमिलनाडु में जो हैं, वो तमिल बोलते ही होंगे, थोड़ा बहुत समझते ही होंगे। पंजाब वाले कहीं जाएँ, पंजाबी उन्हें आती है, क्यों? क्योंकि वो उस क्षेत्र में रहते हैं। तो आप जिस क्षेत्र में हो, वहाँ की भाषा अपने आप आ जाएगी, चाहे आप चाहो, चाहे ना चाहो। राज्यपाल की भूमिका, राष्ट्रपति शासन। राज्यपाल की भूमिका पर ही जो अभी चर्चा में चल रही हैं चीज़ें, इम्पोर्टेंट हैं। राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा से विवाद का विषय रहा है, कोई नया नहीं है। लोगों को लगता है नया है, भाजपा के नया नहीं है, सब कुछ चल रहा है पहले से। राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता है। अधिकतर राज्यपाल सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, लोक सेवक, राजनीतिक ही हुए हैं। कई तो ऐसे भी होते हैं जो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, फिर उन्हें राज्यपाल बना दिया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। राज्यपाल के फैसलों का अक्सर राज्य सरकार के कार्यों में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप देखा जाता है। ऐसा राज्य सरकारें कहती हैं कि केंद्र अपनी मनमाने ढंग से काम करवाने के लिए राज्यपाल को नियुक्त करता है। कब कहती हैं? जब तालमेल नहीं बैठता है। आंध्र प्रदेश और केंद्र सरकार, बिहार, केंद्र सरकार का तालमेल बैठ रहा है, वहाँ कोई मसला आपको नहीं दिखेगा। पश्चिम बंगाल में नहीं बैठ रहा तालमेल, आपको मसला दिखेगा। तमिलनाडु में नहीं बैठ रहा तालमेल, मसला दिखेगा। जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, राज्यपाल चर्चा में रहते थे। भाजपा की सरकार आ गई, कोई राज्यपाल चर्चा में नहीं। तो समस्या उन दोनों में है। कौन गलत, कौन सही है, तो वो लोग जाने, लेकिन समस्या तभी होती है जब दो अलग-अलग पार्टियाँ। यहाँ लिखा भी है, केंद्र और राज्य में अलग दल सत्तारूढ़ हों। 1983 में एक सरकारी आयोग के नाम से एक आयोग आया जिसने ये सब देखा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं। तो अपनी रिपोर्ट दी 1998 में, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य और निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए, ये सब कहा गया। एक 356 है कि जब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है इसके अंतर्गत, तो वह भी है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जाता, तो 356 के तहत राज्य सरकार हटा दी जाती है और राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ये भी चीजें थीं। जब नेहरू राज्यपालों की नियुक्ति कर रहे थे, उनमें से कुछ मंत्री पद छोड़ने को इच्छुक नहीं थे। मतलब अभी हाल-फिलहाल में एक उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के सांसद थे, पूर्व मंत्री भी थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। लोगों को लगा पता नहीं क्यों नहीं दिया गया। फिर वो झारखंड के राज्यपाल, माननीय राज्यपाल बना दिए गए। तो ऐसे यहाँ पर बताया गया है कि कुछ मंत्रियों को सोचा जाता है अब ये मंत्री पद से हटें, लोगों को लगता है लो टिकट नहीं दिया, तो उन्हें कोई बढ़िया आदमी है तो उसे वो राज्यपाल बना दिया जाता है, जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस या जो, जैसे मुझे लगता है कि कई राजनेता हैं जो आजकल आपको दिखते हैं, उनमें से कई उपराष्ट्रपति, राज्यपाल हो सकता है भविष्य में बने। ये लाइन ध्यान रखना, राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल को यह अधिकार है राज्य सरकार के बर्खास्त करने, विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सकें। तभी और कहा जाता है, 1959 में केरल में 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। इन्हीं को दिखाया जाता है आईना कि भाई भाजपा पे क्या कर रहे हो? भाजपा की वजह से कोई भी राज्य सरकार बर्खास्त नहीं हुई अभी तक। क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया कभी? भाजपा की सरकार जब केंद्र में थी तो 2014 से? नहीं। तमिलनाडु में कभी केंद्र सरकार ने लगाया राष्ट्रपति शासन? नहीं। पंजाब में लगाया? नहीं। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? 1959 में केरल में, 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। कुछ मामले सर्वोच्च न्यायालय में भी गए। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जांच पड़ताल न्यायालय कर सकता है। ऐसे ही आईने दिखा दिए जाते हैं संविधान लहराने वालों को कि भैया आप देखो आप करके आए हो, आपकी पार्टी करके आई है। हमने किसी सरकार को बर्खास्त नहीं किया। हमने कहीं राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया फर्जी। समस्या यही है, आप आज क्या कर रहे हो ना, इसका भी हो सकता है 10 दिन बाद पता चले। 1967 तक अनुच्छेद 356 का अत्यंत सीमित प्रयोग किया गया। 1967 के बाद अनेक राज्यों में, यहाँ देखो, गैर कांग्रेसी सरकार बनी जबकि केंद्र में सत्ता कांग्रेस के पास रही। केंद्र ने अनेक अवसरों पर इसका प्रयोग
राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए किया। उसने राज्यपाल के माध्यम से बहुमत दल या गठबंधन को सत्तारूढ़ होने से रोका। उदाहरण के लिए 1980 के दशक में केंद्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर की निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया। और इनके लोग संविधान उड़ाते हैं। तो तभी तभी लोग कहते हैं कि भाई यहाँ देखो ना क्या होता था। 2014 से तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कम से कम कोई सरकार तो बर्खास्त नहीं की गई। राज्य सरकार को गिराने का खेल हर किसी को अच्छा लगता है। यहाँ देखो क्या लिखा है। नवीन राज्यों की मांग। हमारी संघीय व्यवस्था में नवीन राज्यों के गठन की मांग को लेकर भी तनाव रहा। राष्ट्रीय आंदोलन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता को ही नहीं बल्कि समान भाषा, क्षेत्र, संस्कृति पर आधारित एकता को जन्म दिया। राष्ट्रीय आंदोलन लोकतंत्र के लिए भी एक आंदोलन था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह भी तय किया गया था संभव समान संस्कृत भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा। इससे स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग हुई। 1993 में भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश बनाया। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। 1960 में फिर गुजरात, महाराष्ट्र का गठन हुआ। 1966 में पंजाब, हरियाणा। क्वेश्चन आता है यहाँ से। फिर मणिपुर, मेघालय, सब बनते चले गए। हम पूरा विस्तार से जब पढ़ेंगे हम लक्ष्मीकांत सर की बुक तब देखेंगे। फिर 2000 में हम जानते हैं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड अलग हुआ। फिर तेलंगाना 2014 में अलग। अब भाषाई समूह अभी भी अलग राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ जैसा कि चाहता है मैं अलग कर दो और बड़ा भी राज्य है, लेकिन फिर कहा जाता है कि बड़े राज्यों को छोटा करते जाएंगे तो जब इस बड़े को छोटा कर देंगे तो ये बड़ा लगने लगेगा, इसको छोटा करेंगे ये बड़ा लगने लगेगा, तो कब तक छोटा करते रहेंगे। संघवाद का मतलब झगड़ा है। संघवाद का मतलब झगड़ा है क्या? पहले हमने केंद्र राज्य के झगड़े के बारे में बात की, अब राज्यों के आपसी झगड़ों की बात चल रही है। शांतिपूर्वक नहीं रह सकते हम क्या? अंतर्राज्यीय विवाद भी चलता रहता है। सबसे ज्यादा विवाद तो जल बंटवारा पे चलता रहता है कि कावेरी नदी का पानी हमें कम मिल रहा है, उन्हें ज्यादा मिल रहा है। वो कृष्णा नदी का पानी हमें कम मिल रहा है, उन्हें ज्यादा मिल रहा है। तो जल संसाधन भी और स्वायत्तता की भी मांग होती रहती है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, बहुत टफ नहीं है। एक तो सीमा विवाद है। भाषा बोलने वाले भाषा के आधार पर भी उलझते रहते हैं लोग। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगाम को लेकर ये एग्जाम्पल से याद रखना यूज होंगे। ऐसे मणिपुर और नागालैंड के बीच सीमा विवाद। पंजाब हरियाणा को अलग करने वाला जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ किसको दिया जाए? चंडीगढ़ वर्तमान में चर्चा में है, अभी आज ही कल में। 1985 में राजीव गांधी जी पंजाब के नेताओं से इस विषय पर कुछ सहमति बनी थी। इसके अनुसार चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित किया जाना था, पर अभी तक ऐसा नहीं हो सका। ऊपर से कोई और बिल चर्चा में था, कुछ आया था, सच क्या है झूठ क्या है पता नहीं, लेकिन हाँ केंद्र सरकार ने कहा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चंडीगढ़ पर ही जो बात चल रही थी। यहाँ तो नदियों के जल बंटवारे की बात मैंने पहले ही बता दी। ये प्रकृति से जुड़ा है और सीमा विवाद भावना से जुड़ा है। कावेरी मैंने बोल ही दिया था। ठीक है, जल विवाद न्यायाधिकरण भी बना है, जब हम आगे पढ़ेंगे। नर्मदा नदी का भी जल बंटवारे। इसमें भी यही है कि जब सेम पार्टी की सरकारें होती हैं तीनों जगह, मान लो यहाँ यहाँ यहाँ, तो चीजें दिक्कत अब ज्यादा नहीं करती, बैठ के ये लोग सुलझा लेते हैं। यहाँ कांग्रेस की हो यहाँ भाजपा की हो तब दिक्कत ज्यादा होती है। जैसे हरियाणा में भाजपा की सरकार थी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की। तो अरविंद केजरीवाल मतलब कहाँ तक कह देते हैं कि क्या क्या मिला दिया। तब हरियाणा के मुख्यमंत्री को आकर यमुना के पानी को पीना पड़ा कि भाई हम खुद पी रहे हैं, देखो बाकायदा नहर, वो नदी में जाके, यमुना नदी में जाकर पानी पिया उन्होंने कि हम खुद पी रहे हैं, कुछ नहीं मिला है। मतलब ऐसी अफवाहें तो मत फैलाओ कम से कम, कि मतलब समझ रहे हो ना आप कि नदी में कुछ मिला दिया हरियाणा ने, दिल्ली वालों को बर्बाद, मतलब राजनीति इतनी गंदी। हाँ, राज्यपाल के मामले में झगड़ा, भाषा के मसले पर झगड़ा, सीमाओं तथा पानी को लेकर झगड़ा, तब भी कि हम किसी तरह साथ साथ रहते हैं। क्योंकि जब बात भारत की आती है ना तो सब भूल जाते हैं ये सब, तब भारत मतलब भारत। इस पर भी चर्चाएं चलती रहती हैं। कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, अलग राज्यों को थोड़ा अलग व्यवहार किया जाता है। जैसे अब कोई पहाड़ी राज्य है, हिमालयी राज्य है, तो उसको छोटा सा अलग अलग
दे दिया गया। जैसे कुछ पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सब को कुछ अलग दे दिया गया क्योंकि जनजातीय बाहुल संख्या है। वासी अपने संस्कृत इतिहास को बनाए रखते हैं। 371 371 को हम अंदर भी पढ़ेंगे, 371 का, खा, गा ऐसे। ठीक है। इलाहाबाद सशस्त्र विद्रोह को रोकने में सफल नहीं हो सके, लेकिन वर्तमान में बढ़िया काम हो रहा है। आप जानते हैं कितने लोग पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सब हैं विशेष प्रावधान के अंदर। अब जाकर मुझे पता लगा पहले अध्याय में आया सुसंगत और संतुलित बनावट का असली मतलब क्या है। पहला अध्याय पढ़ के आइएगा। जम्मू कश्मीर में भी 370 था, जो कि अब ठीक है। ये सब कहानी आप पढ़ चुके हो। 1947 में उसे कहीं भी जाने का वो था। फिर पाकिस्तान के लोगों ने इधर हमला करने का प्रयास किया। हरि सिंह भारत से मदद के लिए मजबूर हुए। जब तक वो यहाँ तक मजबूर मतलब मदद के लिए आते, तब तक वो पाकिस्तान आगे बढ़ चुका था। और वही क्षेत्र आजकल आप देखते हैं कि पश्चिमी पूर्वी भागों में कई मुस्लिम क्षेत्र पाकिस्तान में मिल गए। जम्मू कश्मीर एक अपवाद था। तो सब आप पढ़ के ही आए हो। ठीक है। पहले एक संवैधानिक प्रावधान था जो राष्ट्रपति को राज्य सरकार की सहमति से स्पष्ट करने की अनुमति देता था। ठीक है। संविधान झंडा अलग था पहले, अब नहीं है। ठीक है। ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा इस समय। 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ है। इसी समय बहुत बड़ा दिन होता है। किस महापुरुष के लिए ये इम्पोर्टेंट डे है, आप बताइएगा। ये पढ़िएगा, बाकी लाइक कमेंट शेयर कर ही देते हैं। कैसा लगा क्लास? और किताब जरूर पढ़िए। इसके बाद किताब का कोई अलग वो नहीं है, किताब अवश्य पढ़नी चाहिए, कोई भी पढ़ाए। जय जय भारत।